गुड मॉर्निंग स्टूडेंट आज हम लोग साइंस के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज देखने वाले हैं क्लास 9th की साइंस की। स्टूडेंट फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, गलनांक एवं क्वथनांक क्या होते हैं देखेंगे हम लोग। तो गलनांक वह होते हैं जब स्थिर ताप होता है जिस पर कोई ठोस जो होता है वो द्रव अवस्था में पिघल जाता है ना। मतलब कि आप लोगों ने देखा होगा कभी, जैसे मोमबत्ती है, मोमबत्ती जैसे गल रही है मतलब कि ठोस पदार्थ जो है द्रव अवस्था में परिवर्तित हो रहा है। देखते ना, अगर मोमबत्ती थोड़ी देर के बाद मेल्ट होकर के द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है तो वो क्या होता है, गलनांक होता है। किंतु यदि गलनांक में अगर अशुद्धियाँ मिला दी जाती है तो यह क्या हो जाता है, कम हो जाता है। मतलब उसकी जो द्रव अवस्था में परिवर्तन की जो दर होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो गलनांक आपको समझ में आ गया होगा कि गलने की दर है ना, मतलब ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित होना क्या कहलाएगा, गलनांक कहलाएगा। और अब आई बात क्वथनांक की। क्वथनांक क्या होता है, क्वथनांक वह स्थिर ताप होता है जिस ताप पर द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित होता है। मतलब द्रव से गैस में परिवर्तित होना। अगर द्रव से गैस में परिवर्तित हो रहा है तो क्या होगा, क्वथनांक। जैसे कि हम पानी को उबालते हैं ना, पानी क्या है, द्रव अवस्था में उबलता है तो वाष्प में परिवर्तित हो जाता है ना, मतलब कि गैस में परिवर्तित हो जाता है। तो वो स्थिति क्या होती है, क्वथनांक होती है ना। क्वथनांक मतलब पानी का उबलना भी कह सकते हैं, पानी का उबल के वाष्प में परिवर्तित होना भी क्या होता है, क्वथनांक होता है। किंतु क्वथनांक में क्या होता है कि अशुद्धियाँ मिलाने पर ये क्या हो जाता है, बढ़ जाता है ना। तो आप लोगों को दोनों से डेफिनेशन समझ में आ गई होंगी, क्वथनांक और गलनांक की। गलनांक क्या होता है, ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित होना, और क्वथनांक होता है द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित होना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्मियों में मटके का जल ठंडा क्यों होता है। ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, रिपीट क्वेश्चन है और आ भी सकता है 2024 में। तो हम देखते हैं कि क्यों होता है। ये बहुत ही लॉजिक वाला क्वेश्चन है, आप खुद भी समझ सकते हैं इसको, ठीक है। तो गर्मियों में मटके का जल ठंडा इसीलिए होता है क्योंकि मटके की दीवार में छिद्रित होती है। आप लोगों ने देखा होगा मिट्टी का घड़ा होता है तो उसकी दीवार में क्या होते हैं, बारीक बारीक छिद्र होते हैं, रोम छिद्र होते हैं, जिससे मटके की दीवार से जल का वाष्पीकरण होता रहता है। जैसे कि अंदर जल भरा हुआ है तो बाहर क्या होगा, वाष्पीकरण होता रहता है, तो उसमें क्या होता है, जल का तापमान गिर जाता है। मतलब जब जल का तापमान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। मतलब कि अंदर का जल वाष्पीकृत होकर के उन छिद्रों में भर जाता है ना, इसलिए अंदर का जो जल होता है वो क्या हो जाता है, वहाँ का तापमान कम हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है अभी तक साइंस में, या आपका पढ़ के भी हो गया है, अगर आप ये क्लास 1 से 2 बार पूरी देख लेते हैं और अच्छे से समझ लेते हैं तो आप अच्छे स्कोर कर सकते हैं मेन एग्जाम में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के गुणों में अंतर को सारणीबद्ध कीजिए। तो हमको पता है स्टूडेंट की पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, 3 अवस्थाएं होती है ना, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैस अवस्था, और एक अवस्था भी होती है जिसको बोलते हैं प्लाज्मा अवस्था। पर अभी यहाँ पर हमको 3 ही अवस्थाओं के बारे में जानना है। तो फर्स्ट अवस्था क्या होती है, ठोसों का निश्चित आयतन व आकार होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि बॉल है ना, बॉल क्या है, एक ठोस पदार्थ है ना, बॉल क्या एक ठोस है, तो एक निश्चित आकार लिए उसने, है ना, एक निश्चित आकार तक ही फैली है बॉल, एक निश्चित आकार तक ही वो गोल ही है ना, उसका एक निश्चित आयतन भी है। वैसे ही द्रव का तो ना तो निश्चित आयतन होता है और ना तो निश्चित आकार होता है। आप लोगों ने देखा होगा पानी को जहाँ जितनी दूर तक जा सकता है जाएगा पानी, है ना, मतलब उसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है, किंतु आयतन होता है निश्चित, है ना, आयतन निश्चित होता है। अगर आप उसको ग्लास में रखेंगे तो ग्लास में ही आ जाएगा, मतलब ग्लास बराबर उसका क्या होगा, आयतन होगा सॉरी। तो आकार निश्चित नहीं होता किंतु द्रव का आयतन निश्चित होता है। जैसे कि ग्लास में अगर हम पानी रखेंगे तो ग्लास का पानी जितना भरा हुआ वो उसका क्या होगा, आयतन होगा, लेकिन आकार वो ग्रहण नहीं कर पाएगा, है ना। मतलब अगर आप जैसे उसको हिलाएंगे तो इधर उधर होते जाएगा, मतलब उसका कोई निश्चित आकार नहीं होगा। किंतु ठोस का एक निश्चित आकार होता है। अगर आप बॉल को भी अगर एक ग्लास में डालोगे तो उसका आयतन भी होगा और एक बॉल भी एक निश्चित आकार में होगी, ठीक है। और गैस का तो ना निश्चित आकार होता है ना तो निश्चित आयतन होता है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। फर्स्ट आप लोगों को समझ में आ गया कि ठोसों का निश्चित आकार होता है, आयतन होता है, किंतु द्रव का तो ना तो निश्चित आकार होता है किंतु आयतन निश्चित होता है, और गैस का आकार भी निश्चित नहीं होता और आयतन भी निश्चित नहीं होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ठोस को संपीड़ित नहीं किया जा सकता। संपीड़ित का मतलब होता है स्टूडेंट और दबा करके और उसके मतलब आकार या आयतन को कम करना, है ना। तो वैसा हम ठोस को नहीं कर सकते। एक बात देखते हैं अपन, बॉल को क्या हम दबा दबा कर बहुत छोटा कर सकते हैं, उनके अणुओं को और पास ला सकते हैं क्या, नहीं ला सकते ना, क्योंकि वो क्या है, ठोस है, उसके अणु जो है ऑलरेडी संपीड़ित है ना, उसे और संपीड़ित नहीं किया जा सकता। द्रव को संपीड़ित नहीं किया जा सकता क्योंकि द्रव को संपीड़ित इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा द्रव को, क्या द्रव को और पास कणों को लाया जा सकता है क्या, नहीं लाया जा सकता ना।
नहीं लाया जा सकता द्रव को, किंतु गैस को संपीड़ित किया जा सकता है। गैस को संपीड़ित किया जा सकता है, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा ना, सिलेंडर गैस में एलपीजी गैस भरी होती है जो हम लोग खाना बनाने में यूज़ करते हैं, तो उसको संपीड़ित करके भरी जाती है गैस को, है ना। सिलेंडर गैस में कैसी भरी जाती है? संपीड़ित करके, मतलब उसके आयतन को मतलब संपीड़ित करके, मतलब उसके अणुओं को और अधिक पास ला करके भरी जाती है ना। तो गैस को संपीड़ित किया जा सकता है, किंतु ठोस और द्रव को संपीड़ित नहीं किया जा सकता। हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ठोसों के गलनांक व क्वथनांक कक्ष ताप से अधिक होते हैं। याद रखना स्टूडेंट, ठोसों के गलनांक और क्वथनांक दोनों क्या होते हैं? अधिक होते हैं। और द्रवों के गलनांक और क्वथनांक, द्रवों के गलनांक कक्ष ताप से कम होते हैं, क्वथनांक कक्ष ताप से अधिक होते हैं, है ना। तो द्रव के गलनांक क्या होंगे? कम होंगे, और क्वथनांक क्या होंगे? अधिक होंगे, है ना। गलनांक मतलब गलने की जो दर होती है या ठोस से द्रव होने की जो दर होती है वो कम होती है, किंतु द्रव से जो गैस बनने की दर होती है वो अधिक होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या देखते हैं? गैसों के गलनांक व क्वथनांक कक्ष ताप से अधिक होते हैं, है ना। तो गैस के भी अधिक होते हैं और क्या होते हैं? ठोसों के भी अधिक होते हैं, किंतु द्रवों के क्या होते हैं? गलनांक कम होते हैं, किंतु क्वथनांक क्या होते हैं? अधिक होते हैं। याद रखेंगे पॉइंट। और नेक्स्ट पॉइंट है 4th नंबर का, इन्हें दबाया नहीं जा सकता, है ना। तो अभी मैंने जो आपको पॉइंट बताया था ना कि संपीड़ित नहीं किया जा सकता, तो वही है कि इन्हें दबा करके और पास इनके अणुओं को नहीं लाया जा सकता ठोस के, किंतु जो द्रव के अणुओं को उच्च तल से निम्न तल की ओर बहते रहते हैं, है ना। आप लोगों ने देखा होगा पानी, है ना, अगर ऊंची जगह है तो ऊंची जगह से क्या होता है? नीची जगह तक बहते रहते हैं ना, नीचे साइड तक बहते रहते हैं, मतलब कि अगर ऊंचाई वाले स्थान से निचले वाले स्थान तक बहते रहते हैं, तो वही है कि उच्च तल से निम्न तल की ओर बहते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो गैस होते हैं, गैस के कारण क्या होते हैं? चारों दिशाओं में बहते रहते हैं, मतलब कि हर तरफ आप लोगों ने देखे होंगे ना, अगरबत्ती जला रहे हैं तो अगरबत्ती के जो अणु है पूरे चारों ओर कमरे में फैले रहेंगे, हर जगह उसकी सुगंध आएगी, क्योंकि उसके अणु जो रहेंगे चारों ओर फैले रहेंगे। ठीक है, तो ये आप लोग बिल्कुल याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठोस, द्रव और गैस में अंतर हमेशा लिखने के लिए आता है एग्जाम में, है ना। 4 नंबर के क्वेश्चन में भी दे सकता है, अगर 4 नंबर के क्वेश्चन में देगा तो आप ये चारों पॉइंट लिख सकते हैं। ठीक है, और बहुत ही आसान है समझना। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, अब नेक्स्ट है वाष्पीकरण की दर को प्रभावित करने वाले कारक, है ना। वाष्पीकरण क्या होता है स्टूडेंट? मैंने आपको बताया था वाष्पीकरण क्या होता है कि अगर कोई ठोस है या द्रव से गैस में परिवर्तित होना, है ना, तो उसको क्या बोलेंगे? वाष्पीकरण बोलेंगे, है ना। द्रव से गैस में परिवर्तित होना क्या होगा? वाष्पीकरण होगा। तो वाष्पीकरण की दर प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से? पहले तो सतह का क्षेत्रफल, अगर सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाने पर क्या होगा? वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाएगी। जैसे कि एक तल पे पानी फैला हुआ है ना, तो ज्यादा ज्यादा जगह पे अगर पानी फैला हुआ है तो वाष्पीकरण भी ज्यादा होगा। ठीक है, इसलिए कपड़े सुखाने के लिए हम उन्हें क्या होते हैं? फैला देते हैं, है ना। आप लोगों ने देखा होगा कपड़ा में क्या द्रव है ना, कपड़े में क्या भरा हुआ है? द्रव है। गीला कपड़ा है तो उसको उसमें क्या है? द्रव है। अब द्रव को वाष्पीकृत करना, इससे तो उसको फैलाया जाएगा। अगर आप मतलब अगर आप चिंगड़े हुए कपड़े या इकट्ठे हुए कपड़े रख दोगे तो वो नहीं सूखेंगे जल्दी, क्योंकि उनका वाष्पीकरण नहीं होगा जल्दी, है ना। तो ये है। अब नेक्स्ट क्या? वायु की गति, है ना। वायु की गति बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। आप लोगों ने देखा होगा हवा में अगर हवा चल रही है, अगर बाहर हवा चल रही तो हवा चल रही है तो भी कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, है ना, क्योंकि हवा भी क्या करती है? वाष्पीकरण की दर को क्या हो जाती है? बढ़ा देती है ना। तो ये चीज है। अब नेक्स्ट क्या? आर्द्रता की मात्रा। आर्द्रता की मात्रा बढ़ेगी तो वाष्पीकरण की दर घट जाएगी, है ना। क्या हो जाती है? घट जाती है। आर्द्रता मतलब नमी, अगर हल्की हल्की बारिश हो रही है, आर्द्रता है, बाहर वायुमंडल में आर्द्रता है, ठीक है, धूप नहीं निकली हुई है, नमी है, तो अगर आप कपड़े डालोगे तो वो बिल्कुल नहीं सूखेंगे, है ना। तो उसकी क्या होगी? वाष्पीकरण की दर क्या हो जाएगी? घट जाती है ना। अब नेक्स्ट क्या? तापमान। तापमान बढ़ने पर ज्यादा कणों को पर्याप्त गतिज ऊर्जा मिलती है, जिसके कारण क्या हो जाता है? तेजी से वाष्पीकृत हो जाते हैं, है ना। तापमान मतलब सूर्य का ताप, है ना। जैसे तापमान, अगर हमने बाहर कपड़े डाले तो सूर्य का ताप अगर बहुत ज्यादा मिल रहा है ना, जैसे गर्मियों के टाइम पर, तो कपड़े क्या होंगे? जल्दी वाष्पीकृत हो जाएंगे। तो वही चीज है कि तापमान बढ़ने पर क्या हो जाता है? वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से तापमानों को केल्विन इकाई में परिवर्तित कीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या देखते हैं क्वेश्चन? मिश्रण व यौगिक में अंतर को स्पष्ट कीजिए। मिश्रण, मिश्रण मतलब मिक्सचर, है ना, और यौगिक, तो मिश्रण क्या होते हैं? मिश्रित करना, है ना। तो तत्व या यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए ही मिलते हैं, नए यौगिक का निर्माण नहीं करते, है ना। तो तत्व और यौगिक क्या होते हैं? बहुत सारे अणु मिलकर के क्या बनाते हैं? तत्व बनाते हैं, और बहुत सारे तत्व मिलकर के क्या बनाते हैं? यौगिक बनाते हैं, है ना। तो ये क्या होते हैं? केवल मिश्रण बनाने के लिए होते हैं, नए यौगिक का निर्माण ये नहीं करते। और यौगिक क्या होते हैं? तत्व क्रिया करके नए यौगिक का निर्माण करते हैं। देखो जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि ये सबसे छोटा क्या होता है? ये परमाणु है, ठीक है। अब ये बहुत सारे परमाणु जैसे मिल गए तो ये किसका निर्माण करेंगे?
अणु का निर्माण करेंगे, ठीक है। और बहुत सारे अणु मिल गए, जैसे बहुत सारे अणु मिल जाते हैं तो किस चीज का निर्माण करते हैं? बहुत सारे अणु मिल गए तो तत्व का निर्माण करते हैं। बहुत सारे अगर तत्व मिल गए तो किसका निर्माण करेंगे? एक यौगिक का निर्माण करेंगे। जैसे मान लीजिए क्या है, यौगिक है। आई बात समझ में? तो मिश्रण क्या होते हैं कि तत्व व यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं, नए यौगिक का निर्माण नहीं करते। और यौगिक क्या होते हैं? तत्व क्रिया करके नए यौगिक का निर्माण करते हैं, है ना। सबसे पहले सबसे छोटा जो अणु है, सबसे छोटा जो तत्व होता है या परमाणु कहते हैं उसको, है ना, जो सबसे छोटा प्रकृति में सूक्ष्मतम जो पदार्थ है वो क्या है? परमाणु है। और बहुत सारे परमाणु मिलकर किसका निर्माण करेंगे? अणुओं का निर्माण करेंगे। और बहुत सारे अणु किसका निर्माण करेंगे? तत्व का निर्माण करेंगे। और बहुत सारे तत्व मिलकर किसका निर्माण करते हैं? यौगिक का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो यौगिक किससे बनते हैं? बहुत सारे तत्व के निर्माण होने से बनते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि मिश्रण का संगठन परिवर्तनीय होता है, मतलब कि परिवर्तित होते रहता है मिश्रण, है ना। मिश्रण क्या होता है? परिवर्तित होते रहता है। और नए पदार्थ का संगठन सदैव स्थायी होता है। किसका? यौगिक का, है ना। यौगिक के क्या होता है? नए पदार्थ का संगठन सदैव स्थायी होता है। और मिश्रण क्या होता है? परिवर्तनीय होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है मिश्रण उसमें उपस्थित घटकों के गुणों को प्रदर्शित करते हैं, है ना। मिश्रण क्या होता है? उसमें जो भी घटक उपस्थित होते हैं उसके गुण को प्रदर्शित करेंगे। जैसे किसी भी चीज का मिश्रण बना लो, आप शक्कर नमक का मिश्रण बना लो, तो वो अपने गुणों को प्रदर्शित करेगा कि नमक क्या होगा? खारा होगा, है ना। और शक्कर क्या होगी? मीठी होगी। तो वो अपने गुणों को प्रदर्शित कर रहा है। किंतु यौगिक क्या होते हैं? नए पदार्थ के गुण घटकों के गुण से पूर्णतः भिन्न होते हैं, है ना। ये क्या होते हैं? नए पदार्थ के जो गुण रहते हैं वो घटकों से गुण से पूर्णतः भिन्न होते हैं। अब नेक्स्ट क्या है? मिश्रण के घटकों को भौतिक विधियों द्वारा सरलता से पृथक किया जा सकता है। क्या करते हैं कि मिश्रण के जो घटक हैं उनको भौतिक विधि के द्वारा सरलता से पृथक किया जा सकता है। जैसे कि पानी में अगर हमने नमक मिला दिए, है ना, तो हम कुछ भौतिक विधियों के द्वारा पानी और नमक को क्या कर सकते हैं? अलग कर सकते हैं। लेकिन जो यौगिक के घटकों को केवल रासायनिक या विद्युत रासायनिक विधियों के द्वारा ही पृथक किया जा सकता है ना। मतलब कि हम लोग मिश्रण को, जैसे कि चना और दाल मिक्सचर हो गया, है ना, चना दाल और कोई और दाल मिक्सचर हो गई है ना, तो हम उसको बिन करके या चुन करके उसको अलग कर सकते हैं। किंतु यौगिक के जो घटक केवल रासायनिक या विद्युत रासायनिक विधियों के द्वारा ही पृथक किया जा सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, शुद्ध पदार्थ क्या है? शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं स्टूडेंट? ऐसे पदार्थ जिनके मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के होते हैं। शुद्ध पदार्थ जैसे शुद्ध पानी है ना, मतलब सिर्फ पानी ही पानी है, उसमें कोई दूसरा पदार्थ नहीं। जैसे दूध मिल गया पानी में तो क्या हो जाएगा? अशुद्ध हो जाएगा, है ना, अशुद्ध हो जाएगा ना। तो शुद्ध मतलब एक ही समान कण उपस्थित रहते हैं, है ना, एक ही समान उसकी रासायनिक प्रकृति भी होती है और सभी एक समान कण मौजूद होते हैं, तो वो क्या होंगे? शुद्ध पदार्थ होंगे, ठीक है। एक शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। जैसे पानी है ना, तो पानी में कोई दूसरा तत्व ना हो, है ना, तो वो क्या होगा? शुद्ध हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट है, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? है ना, बहुत सारे पदार्थ हम लोग देखते हैं प्रकृति में जो हमारे आसपास के वो शुद्ध होते हैं। जैसे कि जल है, शुद्ध है, खनिज है, मिट्टी है आदि सभी मिश्रण जो है वो शुद्ध है ना। जैसे दूध है, जल है, वसा है, ये मिश्रण क्या है? अशुद्ध है। अब नेक्स्ट है कि मिश्रण से आप क्या समझते हैं? मिश्रण स्टूडेंट दो या दो से अधिक पदार्थों को ही मिलाना एक निश्चित अनुपात में क्या होता है? मिश्रण होता है ना। क्या होता है? मिश्रण होता है। तो दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों के अनिश्चित अनुपात में मिलने से बने पदार्थ जिसमें उसमें अवयवों के गुण विद्यमान रहते हैं तो क्या होता है? वो मिश्रण होता है। अगर हमने दो पदार्थ को इकट्ठे मिला दिए, है ना, शुद्ध पदार्थ एक निश्चित अनुपात या अनिश्चित अनुपात में मिला सकते हैं हम, है ना, तो वो क्या होगा? मिश्रण होगा, मतलब मिश्रित करना, दो या दो से अधिक पदार्थों को मिश्रित करना। अब नेक्स्ट क्या है? मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं? स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछ सकता है या ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है कि मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं। तो मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, है ना। एक होता है समांगी मिश्रण और दूसरा होता है कौन सा? विषमांगी मिश्रण, है ना। अब नेक्स्ट क्या है? विलयन, है ना। विलयन क्या है? तो विलयन क्या होता है कि विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समान मिश्रण होता है ना। मतलब दो या दो से अधिक पदार्थों का समान मिश्रण होता है। जैसे कि दूध और पानी मिला दिए तो क्या हो गया? मिश्रण हो गया। नींबू और जल मिला दिए तो ये क्या हो गया? विलयन हो गया। सोडा और जल मिला दिए तो ये क्या हो गया? विलयन हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि तत्व किसे कहते हैं? मैंने अभी आपको बताया था
फिर से एक बार सुन सकते हैं आप। तो अगर आपको कोई भी डेफिनेशन पूछ सकता है, परमाणु की पूछ सकता है, अणु की पूछ सकता है, तत्व की पूछ सकता है या यौगिक की पूछ सकता है, तो आप आसानी से बता सकते हैं। तो प्रकृति में सबसे सूक्ष्मतम कण क्या है? ये मान लो कि सबसे सूक्ष्मतम कण क्या है? परमाणु है। क्या होता है? परमाणु। हाँ, ये क्या है? परमाणु है, समझ लो। उसके बहुत सारे परमाणु मिल गए तो किस चीज का निर्माण हो गया? एक अणु का निर्माण हो गया। ये मतलब क्या है? अणु है ना। और बहुत सारे अणु ने निर्माण कर लिए। किस चीज का निर्माण कर लिया? अणुओं ने तत्व का निर्माण कर लिए। और बहुत सारे तत्व मिल गए तो ये किसका निर्माण हो गया? यौगिक का निर्माण हो गया। ये क्या है? यौगिक। तो सबसे छोटा क्या है? परमाणु। फिर उससे बड़ा क्या है? अणु। फिर उससे बड़ा क्या है? तत्व। फिर सबसे बड़ा क्या है? यौगिक है। ठीक है। तो तत्व तत्व क्या होते हैं? एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने पदार्थ क्या कहलाते हैं? तत्व कहलाते हैं। जैसे सोना, चांदी, है ना, लोहा, एल्यूमिनियम, ये सब क्या है? तत्व। और यौगिक क्या होते हैं स्टूडेंट? दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाने से जिनके गुणों के अवयव तत्वों से गुणों से सर्वथा भिन्न होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? यौगिक कहलाते हैं, है ना। जैसे कि जल, कार्बन डाइऑक्साइड, नमक, सोडियम, ये क्या है? यौगिक है। ठीक है। तो दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में मिलन से बना पदार्थ क्या कहलाएगा? यौगिक कहलाता है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कोलाइडल एवं निलंबन को परिभाषित कीजिए। कोलाइडल कोलाइडल क्या होता है? जब किसी विलयन में विलेय के कणों निलंबन की अपेक्षा इतने छोटे होते हैं कि साधारण आंखों से दिखाई नहीं देते, लेकिन ये प्रकाश की किरणों को आसानी से फैला देते हैं, ऐसे विलयन को कोलाइडी विलयन या कोलाइड कहते हैं। उदाहरण दूध, मक्खन, पनीर, जेली, धुआं आदि, है ना। आप लोगों ने देखा होगा कभी कि प्रकाश आते रहता है ना, किसी भी छोटे से छिद्र से घरों में प्रकाश आते रहता है ना। तो वो एक क्या है? कोलाइडल है ना। कोलाइडल है। क्या है? कोलाइडल। जब किसी विलयन में विलेय के कणों के निलंबन की अपेक्षा इतने छोटे होते हैं कि साधारण आंखों से दिखाई नहीं देते, लेकिन ये प्रकाश की किरणों को आसानी से फैला देते हैं। प्रकाश की किरणों में आसानी से देख सकते हैं ना। आप लोगों ने देखा होगा कभी कभी घरों से एक छोटे से छिद्र से प्रकाश आते हुए दिखाई देता है ना। दिखाई देता है, लेकिन वहां से एक छोटे छोटे से कण दिखाई देते हैं साथ में प्रकाश आता है तो वो हमेशा वहां फैले रहते हैं, लेकिन वो कब दिखाई देते हैं? जब वहां से प्रकाश आता है ना, वो तभी दिखाई देते हैं। किंतु वो छोटे से पुंज से आ रहा है प्रकाश, वो तभी दिखाई देते, नॉर्मल दिखाई नहीं देते। अपने भी अभी हम लोग जहाँ पर हैं वहां पर भी बहुत सारे कण मौजूद हैं, लेकिन वो कण नहीं दिखाई देंगे। किंतु अगर उस कण को देखना है आपको तो एक छोटे से छिद्र से प्रकाश की किरण अगर गुजारेंगे वहां से, तो वो आपको कण दिखाई देने लगेंगे। तो वही क्या है? कोलाइडल है ना। अब नेक्स्ट क्या? निलंबन। निलंबन क्या होता है? वह विस्मांगी विलयन होता है जिसमें विलेय के कण आसानी से देखे जाते हैं आंखों से, है ना। मतलब कि वह विस्मांगी विलयन होता है जिसमें विलेय के कण आसानी से आंखों से देखे जा सकते हैं तथा ये माध्यम से समष्टि निलंबित रहते हैं। क्या कहलाते हैं? निलंबन करा। जैसे मिट्टी युक्त गंदा पानी, है ना, एक गंदा पानी, कीचड़ वाला जो पानी है, उसमें आप आसानी से देख सकते हो, है ना। चाक का घोल में आप आसानी से देख सकते हो ना, चाक के कण जो देख सकते हो। ठीक है। तो ये क्या हो गया? निलंबन हो गया। कोलाइडल भी आप समझ ही गए हैं। कोलाइडल में क्या हो गया? दूध, मक्खन भी आ जाता है ना। दूध में क्या होता है? पानी में क्या होती है? वसा विलेय होती है दूध में, है ना, क्रीम होती है। तो क्या है? कोलाइडल विलयन है ना। अब नेक्स्ट क्या है? कोलाइडल के 4 गुणधर्म बताइए, है ना। तो क्या है? ये एक विस्मांगी विलयन होता है। देखा हमने क्या होता है? विस्मांगी मतलब बहुत सारे अलग अलग प्रकार के अणु होते हैं इसमें। ठीक है। इसके कणों को हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते, मतलब कि हम इन्हें मतलब आंखों से नहीं देखा जा सकता इनके कणों को। फिर नेक्स्ट क्या है? ये टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करते हैं ना, टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट क्या है? इसको आसानी से पृथक नहीं किया जा सकता, बिल्कुल नहीं किया जा सकता इनको आसानी से पृथक, क्योंकि ये क्या होते हैं? विस्मांगी विलयन होता है दूसरी चीज, और ये इतने बारीक होते हैं कि हम इनको आसानी से पृथक नहीं कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्या है? अणु और परमाणुओं में अंतर लिखिए, है ना। अणु और परमाणु में अंतर। तो अणु क्या होते हैं स्टूडेंट? अणु और परमाणु में अंतर। अणु किसी तत्व या यौगिक का सूक्ष्मतम कण होता है ना। अणु क्या होता है? किसी तत्व या यौगिक का सूक्ष्मतम कण होता है जिसमें उस तत्व के यौगिक के संपूर्ण गुण विद्यमान होते हैं, जबकि परमाणु किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण होता है जिससे उस तत्व के संपूर्ण गुण विद्यमान होते हैं। मैंने अभी आपको बताया था, अगर आप ये चीज अगर आप समझ लेते हैं कि बहुत सारे परमाणुओं से मिलकर अणु बनते हैं और अणुओं से मिलकर क्या बनते हैं? तत्व बनते हैं, बहुत सारे तत्व से मिलकर यौगिक बनते हैं, तो आप बिल्कुल ये अंतर आसानी से समझ लेंगे, है ना। तो अणु और परमाणु में एक अंतर क्या है कि अणु किसी तत्व या यौगिक का सूक्ष्मतम कण होता है ना। अणु क्या होता है? किसी भी तत्व, बहुत सारे अणुओं से मिलकर क्या बनते हैं? तत्व बनते हैं। तत्व से मिलकर क्या बनते हैं? यौगिक बनते हैं। मतलब अणु ही क्या है? सूक्ष्मतम कण होता है किसी तत्व या यौगिक का, उसमें तत्व या यौगिक के संपूर्ण गुण विद्यमान होते हैं, जबकि परमाणु किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण होता है जिसमें उस तत्व के संपूर्ण गुण विद्यमान होते हैं, है ना।
तो अणु एक स्वतंत्र रूप के अस्तित्व होता है, जबकि परमाणु स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, रासायनिक सूत्र से क्या तात्पर्य है। तो रासायनिक सूत्र क्या होता है स्टूडेंट, किसी अणु को उसके अवयवी तत्वों के संकेतों द्वारा व्यक्त करने को रासायनिक सूत्र कहते हैं। जैसे कि कोई तत्व, जैसे जल है ना, जल है, जल को आप कैसे डिनोट करोगे, H2O, है ना। तो क्या है, किसी अणु उसके अवयवी तत्वों के संकेतों द्वारा व्यक्त करने की जो क्रिया है उसको क्या बोलेंगे, रासायनिक सूत्र कहेंगे, है ना। उस यौगिक के संगठक प्रतीकात्मक निरूपण होता है ना। तो क्या होता है, रासायनिक सूत्र क्या होता है, किसी अणु को उसके अवयवी तत्वों के संकेतों के द्वारा व्यक्त करना होता है ना, मतलब उसके तत्वों के संकेतों के द्वारा व्यक्त करना क्या होता है, रासायनिक सूत्र। जैसे H2O हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, ठीक है। तो ये क्या है, रासायनिक सूत्र है, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया ये, ठीक है। तो ये क्या है, रासायनिक सूत्र है। अब नेक्स्ट क्या, डाल्टन की परमाणु सिद्धांत की 3 विशेषताओं को लिखिए। तो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या कहता था स्टूडेंट, देखते हैं हम लोग। ये कहता था कि परमाणु किसी तत्व का सूक्ष्मतम या अविभाज्य कण होता है ना। इनका क्या था कि किसी तत्व का जो सूक्ष्म या अविभाज्य कण क्या होता है, परमाणु होता है, सूक्ष्म कण होता है, मतलब मैंने अभी आपको बताया था। और परमाणु क्या होता है, और विभाजित नहीं कर सकते, है ना। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एक तत्व के सभी परमाणु रंग, रूप, भौतिक और रासायनिक गुणों में सदैव समान होते तथा दूसरे तत्व के परमाणुओं से सदैव भिन्न होते हैं, है ना। तो मैंने अभी आपको बताया था कि बहुत सारे परमाणुओं से मिलकर क्या बनता है, अणु बनता है। मतलब अणु क्या है, बहुत ही सूक्ष्म कण है, बहुत ही सूक्ष्मतम कण है अणु। इससे अविभाज्य है, मतलब और अधिक विभाजित नहीं कर सकते, और सबसे क्या है, सूक्ष्म है। और सभी एक जैसे तत्व, जैसे मान लो कि ईंट है ना, ईंट है, ईंट में जो भी कण यूज होंगे, है ना, जो भी कण यूज होंगे, तो उनमें ऊपर से जो परमाणु रहेंगे उनका रंग भी एक होगा, रूप भी एक होगा, भौतिक प्रकृति, रासायनिक प्रकृति सभी क्या होगी, एक ही होगी, है ना, सदैव समान ही होंगे। तो और क्या होता है, दूसरे तत्व से भिन्न होंगे। जैसे पत्थर से, पत्थर एक दूसरा तत्व समझ लो, है ना, तो उससे क्या होंगे, ये भिन्न होंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि 2 या 2 से अधिक तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में संयुक्त होकर परमाणु बनाते हैं, जिसे अणु कहते हैं ना। 2 या 2 से अधिक तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में संयुक्त होकर क्या बनाते हैं, संयुक्त परमाणु बनाते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, अणु बोलते हैं। वही चीज मैंने बताया था कि आप वो चीज हमेशा याद रखेंगे कि सबसे छोटा इस धरती पर क्या होता है, परमाणु होता है, जो कि एक अविभाज्य होता है, सूक्ष्म अणु होता है। और बहुत सारे परमाणुओं से मिलकर क्या बनते हैं, अणु बनते हैं। और बहुत सारे अणुओं से मिलकर बनते हैं क्या, तत्व बनते हैं। और बहुत सारे तत्वों से मिलकर क्या बनते हैं बच्चों, यौगिक बनते हैं। ये आप अगर याद रखते हैं तो आपको बहुत सारी चीजें आसान हो जाएंगी पढ़ने में, ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं कि समस्थानिक। समस्थानिक से आप क्या समझते हैं, हाइड्रोजन के समस्थानिकों को समझाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है समस्थानिक। समस्थानिक और समभारिक 2 डेफिनेशन हमको हमेशा एग्जाम में देखने मिलती है। समस्थानिक वे होते हैं जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं किंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1 होता है ना। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1 होता है, किंतु इनके परमाणु भार क्या होंगे, अलग अलग होंगे, है ना। उसी हाइड्रोजन के परमाणु भार क्या होंगे, अलग अलग होंगे या भिन्न भिन्न होंगे, तो उनको क्या बोलेंगे, समस्थानिक होंगे, ठीक है। तो समस्थानिक का एक सिंपल याद रखो कि परमाणु क्रमांक समान किंतु परमाणु भार अलग अलग, तो क्या होंगे, समस्थानिक। और समभारिक क्या होते हैं, समभारिक समान भार वाले। तो समभारिक क्या होते हैं, परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं किंतु परमाणु भार समान होते हैं, तो वो क्या कहलाएंगे, समभारिक कहलाएंगे। आप बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होंगे इसमें। समस्थानिक मतलब परमाणु क्रमांक समान किंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। और स्टूडेंट हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है ना, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। प्रोटियम का जो रहता है परमाणु क्रमांक तो एक ही है ना, किंतु परमाणु भार भी कितना है, एक ही है। लेकिन ड्यूटेरियम का परमाणु क्रमांक 1 है किंतु परमाणु भार 2 है। और ट्राइटियम का परमाणु क्रमांक 1 है, परमाणु भार 3 है ना। तो स्टूडेंट जो ड्यूटेरियम है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हाइड्रोजन का समस्थानिक ड्यूटेरियम जो भारी जल का सूत्र है ना, जिसको D2O के नाम से भी जानते हैं, इसका रासायनिक सूत्र है D2O, है, जिसको क्या बोलते हैं, ड्यूटेरियम बोलते हैं, जो एक भारी जल का सूत्र है ना, भारी जल के सूत्र में रहता है। जैसे जल का सूत्र क्या होता है, H2O होता है ना, जल का सूत्र क्या है, H2O है। लेकिन अगर भारी जल की बात की जाए तो भारी जल का सूत्र क्या होता है, D2O, है ना, जिसको क्या बोलते हैं, ड्यूटेरियम बोलते हैं। तो आप लोग बिल्कुल याद रखेंगे कि परमाणु क्रमांक समान होते हैं, परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं, उनको बोलते हैं समस्थानिक। और हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। प्रोटियम का कितना होता है, परमाणु क्रमांक तो 1 होता है पर परमाणु भार भी 1 होता है। ड्यूटेरियम का परमाणु क्रमांक भी 1 होता है किंतु परमाणु भार 2 होता है। ट्राइटियम का परमाणु क्रमांक 1 होता है, परमाणु भार कितना होता है, 3 होता है, ठीक है। और परमाणु भार जस्ट अपोजिट है परमाणु क्रमांक से, जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं किंतु परमाणु भार समान होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, समभारिक कहलाते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की सीमाएं क्या है।
सीमाएं क्या मतलब क्या होता है, कमियां क्या निकली रदरफोर्ड का। रदरफोर्ड ने काफी सारी चीजें सही बताया था, लेकिन उनकी कुछ सीमाएं थी, मतलब कुछ कमियां थी जो हम देखते हैं। उन्होंने क्या बोला था कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं करता। स्थायित्व की व्याख्या नहीं करता मतलब रदरफोर्ड ने ये कहा था कि कुछ समय के बाद जो परमाणु है वो नाभिक में गिर जाता है और वो क्या हो जाता है, उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है ना। रदरफोर्ड ने क्या बोला था कि ये अपने स्थायित्व की व्याख्या नहीं करता। रदरफोर्ड के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण होते हैं जो अपनी कक्षा में गति करते हुए लगातार ऊर्जा का ह्रास करते जाते हैं और विकिरण द्वारा उसकी कक्षा छोटी होती जाती है और अंत में वो नाभिक में गिर जाता है, जबकि ऐसा नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन निरंतर अपनी कक्षा के नाभिक की ओर चक्कर लगाता रहता है। उन्होंने कहा क्या कहा था कि जो परमाणु के जो नाभिक में चक्कर लगाते हैं, क्या ऋणावेशित कण लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं, आसपास चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं ना। तो एक समय के बाद वो कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्योंकि ऋणावेशित कण है, तो इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण तो उनकी ऊर्जा का कमी होती जाएगी, लगातार चक्कर लगाते जाएंगे तो उनकी ऊर्जा में कमी होती जाएगी, और उनकी ऊर्जा में कमी होती जाएगी तो वो नाभिक में एक समय के बाद गिर जाएंगे और उनका जो अस्तित्व क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, नहीं होता है, परमाणु का अस्तित्व समाप्त नहीं होता है ना, लगातार वो चक्कर लगाते रहते हैं, उनकी ऊर्जा का ह्रास भी या ऊर्जा में कमी भी नहीं आती रहती है ना। तो ये उनकी क्या थी, कमियां थी, सीमाएं थी। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, है ना। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, सर जे थॉमसन ने। और इलेक्ट्रॉन पर चार्जेस क्या होते हैं, ऋणावेश होता है ना। और प्रोटॉन की खोज किसने की थी, गोल्डस्टीन ने की थी। और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, चैडविक ने की थी, है ना। तो प्रोटॉन की गोल्डस्टीन ने की थी, इलेक्ट्रॉन की जे थॉमसन ने की थी, न्यूट्रॉन की किसने की थी, चैडविक ने की थी। और इलेक्ट्रॉन पर चार्जेस क्या होता है, ऋणावेश होता है, प्रोटॉन पर धनावेश होता है, न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है कि परमाणु क्रमांक को परिभाषित कीजिए, है ना। परमाणु क्रमांक बहुत इंपॉर्टेंट है। परमाणु क्रमांक क्या होता है स्टूडेंट, जैसे कि मान लो ये परमाणु है, ठीक है। तो परमाणु के नाभिक में क्या उपस्थित होते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं ना उपस्थित। क्या होते हैं, प्रोटॉन उपस्थित होते हैं ना। तो क्या होते हैं, नाभिक में क्या होते हैं, प्रोटॉन उपस्थित होते हैं। जैसे कि ये नाभिक है ना, जैसे कि ये परमाणु है, परमाणु का क्या है, ये नाभिक है ना। नाभिक में क्या होगा, धनावेश होगा, धनावेश मतलब प्रोटॉन होगा, क्या होगा, प्रोटॉन होगा, है ना। तो वही प्रोटॉन की संख्या जितनी होगी वही क्या होगा, उसका परमाणु क्रमांक होगा। मतलब जितनी संख्या प्रोटॉन की होगी उतना ही क्या होगा, उसका परमाणु क्रमांक होगा। इससे किससे डिनोट करते हैं, तो जेड से डिनोट करते हैं परमाणु क्रमांक को, है ना। किससे प्रदर्शित करते हैं, जेड से प्रदर्शित करते हैं। जैसे सोडियम, है ना, सोडियम का परमाणु क्रमांक मतलब प्रोटॉन की संख्या कितनी है, 11 है, जो कि धनावेशित है ना, धनावेश संख्या मतलब कितने प्रोटॉन है, 11 प्रोटॉन है। इस संख्या को ही परमाणु क्रमांक कहते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के गुणों की तुलना कीजिए, है ना। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये समझना है। ठीक है, अगर आप समझ लेते तो बिल्कुल आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन में जो आवेश क्या होता है, ऋणावेश होता है ना। और प्रोटॉन में धनावेश होता है, न्यूट्रॉन में कोई आवेश नहीं होता। तो ठीक है, इनका आवेश क्या होता है, 1.6 × 10 की घात -19, है ना। 10 की घात कितना है, -19 कूलाम। तो क्या आ गया, ऋण आ गया, है ना, ऋणावेश होता है। तो 1.6 × 10 की घात क्या है, -19 कूलाम है। और प्रोटॉन में क्या है, 1.6 × 10 की घात -19 कूलाम। और न्यूट्रॉन में क्या होता है, 0, कोई भी आवेश नहीं होता है। तो आप इतना याद रखेंगे, 1.6 × 10 की घात ऋण में आ रही है, धन में आ रही है। अगर ऋण में आ रही है तो इलेक्ट्रॉन होगा, धन में आ रही है तो वो क्या होगा, प्रोटॉन होगा। ठीक है। द्रव्यमान, द्रव्यमान भी आप लोग याद रखेंगे, या नहीं भी याद हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, द्रव्यमान का उतना नहीं है जरूरी। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, खोजकर्ता का नाम। तो मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन का खोजकर्ता कौन है, सर जे थॉमसन है। और प्रोटॉन के ये गोल्डस्टीन है और न्यूट्रॉन के चैडविक है ना। और नेक्स्ट क्या है, परमाणु में स्थिति। तो हमको पता है कि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, आसपास चक्कर लगाते रहते हैं, विभिन्न कक्षाओं में गतिमान रहते हैं, मतलब नाभिक के आसपास क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं परमाणु के नाभिक के आसपास। और प्रोटॉन क्या होते हैं, केंद्र में होते हैं ना, नाभिक में होते हैं। और न्यूट्रॉन क्या होते हैं, ये भी परमाणु के नाभिक में स्थित होते हैं। तो याद रखना कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कहाँ होते हैं, परमाणु के नाभिक में होते हैं। और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, परमाणु के नाभिक के चारों ओर क्या होते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं ना। ठीक है। तो आप ये 4 पॉइंट तो बिल्कुल याद ही रखेंगे। आवेश, द्रव्यमान भी अगर याद हो पाए तो ठीक है, नहीं भी याद करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो आवेश तो बिल्कुल याद रखोगे, आवेश तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और खोजकर्ता के नाम भी याद रखोगे, परमाणु की स्थिति भी, कहाँ पर होते हैं परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पर होते हैं, ये भी याद रखेंगे आप। ठीक है। अब नेक्स्ट है, कोशिका को जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट कि कोशिका को ही संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्यों बोल रहे हैं जीवन की। स्टूडेंट, कोशिका एक सूक्ष्मतम होता है हमारी बॉडी का, है ना। मतलब कि सभी जीवों की कोशिकाओं से मिलकर ही सभी जीवों का निर्माण होता है ना। सभी जीव किससे बने होते हैं,
कोशिका से ही बने होते हैं। जैसे कि ये बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर किस चीज़ का निर्माण करेंगे, ऊतक का निर्माण करेंगे, और ऊतक किससे निर्माण, ऊतक से क्या होगा, किसी अंग का निर्माण होगा, अंग से क्या बनेगा, अंगतंत्र बनेगा, और अंगतंत्र से क्या बनेगा, पूरा शरीर बनेगा। इसलिए कोशिका जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है ना। तो सभी जीवों का शरीर किससे बना होता है, कोशिकाओं से बना होता है। इसलिए कोशिका को जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। मतलब जीवन की सभी क्रियाएं किससे होती हैं, जैविक क्रियाएं कोशिका के अंदर ही होती हैं। इसलिए कोशिका को क्या बोलते हैं, कार्यात्मक इकाई बोलते हैं, क्रियात्मक इकाई बोलते हैं। संरचनात्मक इकाई क्यों बोला हमने, क्योंकि सभी जीवों की कोशिकाओं से मिलकर ही शरीर की संरचना बन रही है ना। तो क्या होगी, संरचनात्मक इकाई, क्रियात्मक इकाई, क्योंकि शरीर की जितनी भी जैविक क्रियाएं होती हैं, पाचन की क्रिया होगी, जितनी भी जैविक क्रियाएं होती हैं, सब कोशिकाओं के अंदर ही होती हैं। इसलिए क्या बोलते हैं, कोशिकाओं को क्रियात्मक या कार्यात्मक इकाई भी कहते हैं। अब नेक्स्ट है समपरासारी विलयन किसे कहते हैं। समपरासारी मतलब सभी एक समान मिल जाना, है ना। तो यदि किसी कोशिका को ऐसे माध्यम या विलयन में रखा जाए जिससे बाह्य जल की सांद्रता कोशिका में स्थित जल की सांद्रता के ठीक बराबर हो, तो कोशिका झिल्ली से जल में कोई गति नहीं होती, ऐसे विलयन को समपरासारी विलयन कहते हैं। इस स्थिति को जल के अणु ना तो केवल कोशिका के अंदर जाते, ना ही कोशिका के बाहर आते। जैसे कि मान लो ये एक कोशिका है और ये एक झिल्ली, मतलब ये एक झिल्ली है, समझ, बीच में एक झिल्ली है, और ये क्या है, एक और कोशिका या जल है ना। तो ये क्या है, एक कोशिका है, ठीक है। इसमें बाह्य जल की सांद्रता, मतलब ये कोशिका है, तो बाह्य जल की, यदि किसी कोशिका को ऐसे माध्यम विलयन में रखा जाता है, मतलब इस कोशिका को हमने ऐसी जगह पे रखे हैं जहां पर बाह्य जल की सांद्रता कोशिका में से जल की सांद्रता के ठीक बराबर है। मतलब ये क्या जल की सांद्रता है और ये क्या है, कोशिका, ये क्या बराबर है, इसमें भी जल की सांद्रता इक्वल है, इसमें भी इक्वल है। तो यहाँ का जो जल है ना तो यहाँ जाएगा, और कोशिका का जल ना तो यहाँ जाएगा, है ना। मतलब कि दोनों तरफ का जो वातावरण है वो क्या है, समपरासारी है। आई बात समझ में, मतलब कोशिका का भी जल इधर नहीं जाएगा और इधर का भी जल कहाँ, इधर नहीं जाएगा, मतलब एक समपरासारी वातावरण बन जाता है। हाँ, मतलब कि कोई भी गति नहीं हो रही, ना तो जल में गति हो रही, ना तो कोशिका के अणु में कोई गति हो रही, मतलब कोशिका के पदार्थों में कोई गति हो रही है। मतलब जो जहां है वहीं पर रहेगा। इस विलयन को क्या बोलते हैं, समपरासारी विलयन कहते हैं ना। इस स्थिति में जल के अणु ना तो कोशिका के भीतर जाएंगे, ना तो कोशिका के बाहर आएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में 3 अंतर लिखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। तो प्रोकैरियोटिक एक पुरानी और आद्य कोशिकाएं होती है ना, मतलब क्या होती है, प्रोकैरियोटिक बहुत पुरानी कोशिकाएं होती है, यूकैरियोटिक बहुत ही अभी डेवलप कोशिका, विकसित कोशिकाएं होती है ना, ये याद रखोगे आप लोग। अब नेक्स्ट देखते हैं कि इनका आकार छोटा होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का आकार क्या होता है, छोटा होता है ना, और यूकैरियोटिक कोशिकाओं का आकार क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि केंद्रीय पदार्थ बिखरा हुआ होता है। जैसे कि ये प्रोकैरियोटिक कोशिका है और ये यूकैरियोटिक कोशिका है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका छोटी है और यूकैरियोटिक कोशिका बड़ी है। तो इनमें जो केंद्रीय पदार्थ है ना, ये जो है वो क्या है, केंद्रीय पदार्थ है, केंद्रीय पदार्थ है। और इसका जो केंद्रीय पदार्थ है, इसका केंद्रीय पदार्थ सिर्फ केंद्रक में ही होगा, है ना। कहाँ होगा, सिर्फ केंद्रक में होगा, ठीक है। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक कोशिका का जो पदार्थ है तो वो क्या हो, पूरी कोशिका में बिखरा होता है ना। कहाँ होता है, पूरी कोशिका में बिखरा होता है। किंतु जो प्रोकैरियोटिक का होता है सिर्फ नाभिक में होता है ना, सिर्फ केंद्रक में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि इसमें झिल्ली युक्त कोशिकांग अब्सेंट होते हैं, मतलब इसमें झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं होगा। मतलब एक कोई कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया होगा तो उसके आसपास कोई झिल्ली नहीं होगी, लेकिन यूकैरियोटिक में क्या होते हैं, झिल्ली युक्त कोशिकांग उपस्थित होते हैं, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखेंगे कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं छोटी होती हैं, यूकैरियोटिक कोशिकाएं बड़ी होती हैं। और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जो केंद्रक में जो पदार्थ होता है वो केंद्रक में ही उपस्थित रहता है, नाभिक में ही उपस्थित रहता है, नाभिक की झिल्ली के द्वारा घिरा होता है। किंतु जो प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, बिखरा हुआ रहता है पूरी कोशिका में, है ना, क्योंकि इसमें क्या होता है, केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है ना। फिर प्रोकैरियोटिक कोशिका में हम देखते हैं कि इसमें झिल्ली युक्त कोशिकांग क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं, और यूकैरियोटिक कोशिका में झिल्ली युक्त कोशिकांग प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली क्यों बोलते हैं। लाइसोसोम को सुसाइडल बैग भी कहा जाता है, सुसाइडल बैग या आत्महत्या की थैली या आत्मघाती थैली भी कहते हैं। क्यों बोलते हैं स्टूडेंट, हम लोग देखते हैं क्या होता है। लाइसोसोम में बहुत ही डाइजेस्टिव एंजाइम पाए जाते हैं ना, मतलब पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। तो कोशिकीय उपापचय में व्यवधान के कारण जब कोशिका मृत हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाते हैं, और इसमें उपस्थित एंजाइम जो क्या करते हैं, कोशिका को ही पचाने लगते हैं। ये एंजाइम बहुत ही शक्तिशाली और पाचक एंजाइम होते हैं, इसलिए लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली बोलते हैं। तो ये क्या करते हैं, कोशिकीय उपापचय करते हैं, है ना। कोशिकीय उपापचय होता है, ठीक है। कोशिका में क्या होती है, बहुत सारी जैविक क्रियाएं होती है, जो अभी मैंने आपको बताया था। कोशिका में जैविक क्रियाएं जैसे होती है पाचन होना, उत्सर्जन होना, श्वसन होना, ये सब कहाँ होते हैं, कोशिका में ही होते हैं। तो कोशिका में बहुत सारी उपापचयी क्रियाएं होती हैं। किंतु क्या होती है, कभी कभी कोशिका मृत हो जाती है तो कोशिका में एक कोशिकांग होता है लाइसोसोम। तो लाइसोसोम में क्या होते हैं, पाचक एंजाइम होते हैं जो कि बहुत शक्तिशाली होते हैं, ठीक है।
तो वो एंजाइम क्या करते हैं, कोशिका का ही पाचन करने लगते हैं। अगर कोशिका में उपस्थित कोशिका अगर कोशिका का ही पाचन कर लेगा तो कुछ समय के बाद कोशिका नष्ट हो जाएगी ना। इसीलिए क्या करते हैं कि कोशिका को आत्महत्या की थैली बोलते हैं, आत्मघाती थैली बोलते हैं। मतलब वो स्वयं को ही नष्ट कर डालती है, स्वयं जिसके अंदर वो प्रेजेंट है, कोशिका के अंदर लाइसोसोम प्रेजेंट है, तो लाइसोसोम क्या करता है कि कोशिका को ही खा जाता है ना। इसलिए क्या बोलते हैं, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, कोशिका का बिजली घर या पावर हाउस किस कोशिकांग को कहते हैं। तो किसको बोलते हैं स्टूडेंट, माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, बहुत अधिक एटीपी का निर्माण होता है ना। इसलिए क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस या बिजली घर भी बोला जाता है। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर उपस्थित एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जीवन के लिए आवश्यक विभिन्न जैव रासायनिक क्रियाओं को संपन्न करने के लिए क्या प्रदान करते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं ना। मतलब एटीपी का ही फुल फॉर्म क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसका निर्माण कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। इसलिए ही माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, कोशिका का पावर हाउस या बिजली घर बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट, पादप कोशिका या जंतु कोशिका का स्पष्ट नामांकित चित्र बनाइए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा एग्जाम में आता है और शायद इस बार भी आ सकता है कि पादप कोशिका या जंतु कोशिका का स्पष्ट चित्र बनाइए, है ना। तो आपको इन डायग्राम की बार बार प्रैक्टिस करना है ताकि आपको आसानी से बन जाए, और जितने भी कोशिकांग हैं इनको बार बार लिख कर देखेंगे आप, ताकि आपको ये एग्जाम में अच्छे से बन जाए, क्योंकि ये एग्जाम में बिल्कुल आता है क्वेश्चन, तो आप लोग इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। अब इसके आने वाले वीडियो में आप नेक्स्ट पार्ट में इसके आगे का देख सकते हैं। स्टूडेंट, मैंने आपको जो भी पढ़ाया है, जो भी समझाया है, आप अगर इसको ही पढ़कर जाते तो आप अच्छे से साइंस में स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग नेक्स्ट पार्ट भी ज़रूर देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपको और भी अच्छे से डिटेल में साइंस 10th की भी साइंस पढ़ाऊँगी और बहुत ही अच्छे से आपको साइंस समझाऊँगी, तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।